लव जिहाद के नाम पर ये लांडे साले आते हैं। जगह पर मुसलमान नाराज हो गए। एक नेता मुझे कह रहा था, मैंने कहा क्यों नाराज हो गए? बोले वो आप लांडा बोलते हैं ना इसलिए नाराज हो गए। अरे मैंने कहा औरंगजेब को अगर मैं लांडा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं बताओ? भारत देश में एक नई प्रजाति के लोग पिछले कुछ सालों से मुख्य धारा का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग देश भर में नफरत ऐसे फैलाते हैं जैसे ये इनकी कॉरपोरेट नौकरी हो। 2023 के पहले 6 महीने में देश भर में जितने भी नफरती भाषण हुए उनमें से 29% अकेले महाराष्ट्र में पाए गए। हालांकि महाराष्ट्र को यहाँ के लोग पुरोगामी कहना पसंद करते हैं। ऐसे में क्यों पिछले 1 साल से महाराष्ट्र एक नफरत की लेबोरेटरी में तब्दील हो रहा है। पेशेवर नफरत फैलाने वाले व्यक्ति राज्य में उतरे हैं, इस बार एक नए नाम से, सकल हिंदू समाज। A very interesting speech was pointed out to me recently by somebody of Savarkar in 1922, where apparently he wrote, "Tumi ami sakal Hindu, bandhu bandhu." So he's written something. So I don't think it's a coincidence that this has been picked up. This term has been picked up, suddenly. Because one thing is how they're researching all of this. They're researching it 24/7. They're trying to say we are not Bharatiya Janata Party, we are not RSS, but we are them as well, and we are bigger than them. सकल हिंदू समाज की इन रैलियों का ऐसा असर हुआ कि महाराष्ट्र के कई प्रमुख शहरों में सांप्रदायिक दंगे घटे। भले ही ये सारी घटनाएं अलग जगह और अलग मौकों पर हुई हो, लेकिन इन सभी को जोड़ने वाली एक कड़ी है, और वो कड़ी है राजनीति की। उनको एक ऐसी आइडिया आ गई है कि जहां हमें सत्ता लाना है वहां पहले दंगा फसाद करनी चाहिए, और जहां दंगा फसाद होते हैं वही स्टेट में इस पार्टी की सत्ता आई है। ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। इस धारावाहिक में हम इस राजनीतिक कड़ी की गुत्थियों को एक एक कर खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक हंसते खेलते राज्य को नफरत के अंधकार में धकेला जा रहा है। महाराष्ट्र में सांप्रदायिकरण को समझने हम मुंबई, पुणे, नासिक, कोकण और कोल्हापुर जैसे शहरों में घूमे। तब पता चला कि नफरती रैलियों की शुरुआत असल में कई साल पहले 90 के दशक में हुई थी। These communal organizations already had a base, but it was quiet. It was quiet in the sense, and 92-93 thing gave them a big spurt in their activities. So after that, we gradually saw that Bombay was engulfed in violence, in which I think nearly 1,000 people died. 3/4 of them were Muslims, and 1/4 them were Hindus. 10,000 crores of property was also gutted, and that belonged mostly to Muslims. So after this, what we saw that by and large, out of insecurity, there were a lot of mixed areas in Bombay. So out of insecurity, Muslims started migrating to Mumra, Bhindi Bazar, Jogeshwari, which became sort of Muslim ghettos. And this was accompanied by a social propaganda at a very vast level. And that started affecting the people's thinking, particularly the anti-Muslim propaganda, which was already inherent. It came to the surface. ये आज की सिनारी को समझना है तो मुझे नहीं लगता कि आज के सारे जो इश्यूज़ हैं उसी को सामने रख के समाज ऐसा क्यों बना ऐसा नहीं देख सकते। इसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, पिछले 150 साल में क्या हुआ है ये भी देखना पड़ेगा, और ख़ास करके 1947 से क्या हुआ ये भी सारी चीज़ें रिलेवेंट है।
इसको समझे बिना मुझे नहीं लगता कि आज की सिस्टम, आज के जो सवाल आते हैं, आज का जो क्लैश है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। बेसिकली हमारे अंदर गड़बड़ ऐसी है कि ऐसा माना है कि मुस्लिम एक रूलिंग क्लास है, उन्होंने 1000 साल यहाँ पे राज किया है और ये जो हैं उन्हीं के जो हैं ये वारिस हैं। ये एक परसेप्शन है, बिल्कुल सरासर ये इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अचानकपणे काही लोक औरंगजेबाचा स्टेटस कसा ठेवायला लागले, अचानक औरंग्याच्या एवढ्या औलादी कुठून पैदा झाल्या, हा सवाल मी या ठिकाणी उचलला। या औरंग्याच्या औलादी कोणीतरी पैदा करताय, कारण या महाराष्ट्रातली शांतता त्यांना नको आहे। पूर्व मुख्यमंत्री इकलौते नहीं हैं जो ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। पिछले 1 साल से समाज में तनाव पैदा करने वाली घटनाएं एक सोचे समझे तरीके से ऑर्गेनाइज की गई। लव जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर हिंदुत्व संस्थाएं एकत्रित आई, ऐसे मुद्दों को आम बोलचाल का हिस्सा बनाने की कोशिश की जिससे मुस्लिम समाज हाशिए पर और ढकेला जा सके। ये मार्जिनलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन, विक्टिमाइजेशन और गेटोइजेशन, ये सारी एक ही प्रोसेस का हिस्सा है और ये क्यों हो रहा है ये भी समझने की ज़रूरत है। उनका मार्जिनलाइजेशन साफ हो रहा था और सोशल ट्रांजिशन के लिए ये गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही थी। मतलब उनको ज़रूरत थी तालीम की, उनको ज़रूरत थी छोटी छोटी मतलब एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की, काम के लिए जगह, ट्रेनिंग, ये कहीं भी मुहैया उनको की गई नहीं। वास्तविकता का पता लगाने के लिए इतिहास में देखना ज़रूरी होता है। इसलिए हम एक ऐसी संस्थान के पास पहुँचे जिसने महाराष्ट्र में हो रही सांप्रदायिक हिंसा को ट्रैक किया है। इस संस्था का नाम है राष्ट्रीय सेवा दल। दो जून 2014 यानी मोदी प्रधानमंत्री चुने जाने के 2 दिन बाद महाराष्ट्र के पुणे में मोहसिन शेख की हत्या की जाती है। राष्ट्रीय सेवा दल के लोग कहते हैं कि इस हत्या के बाद सांप्रदायिक हिंसा का एक सिलसिला शुरू हुआ। मोहसिन के हत्यारे आज भी जेल से बाहर हैं। इस एक हत्या ने सांप्रदायिक ताकतों के कृत्यों को लेजिटिमाइज कर दिया। मोहसिन शेख के केस में पहले बार ये हुआ कि ग्रुप ऑफ सो कॉल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन केम अप and for no reason, without asking anything, without questioning him anything, just they tried to ascertain that he is a Muslim person and they killed him, and that too under the daylight. And there were some 11 accused. All of them were acquitted. Lack of evidence. We can't imagine that this could happen in a daylight murder case. And it was, I suppose that it was a test case of the communal groupings. उसके बाद आप देखिए पूरे इंडिया में जगह जगह पे मॉब लिंचिंग के केसेस हुए। जहाँ तक मुझे मालूम है 167 केसेस वर रिकॉर्डेड ऑल ओवर इंडिया, और उसमें से हार्डली 1 और 2 केस ऐसे हैं कि जिसमें accused were acquitted, were punished. Otherwise, everybody was acquitted. Mind you, this is the, I see it as a broad expression of judiciary system in this country. At the same time, you imagine Gujarat High Court और गुजरात गवर्नमेंट बिल्किस बानो के केस में जो एक्यूज थे, प्रूवन गिल्टी थे, जिनको पनिशमेंट हुई थी, उनको छोड़ दिया गया एंड इट वाज सेलिब्रेटेड। सांप्रदायिक हिंसा एक तरफ, लेकिन जो इस राज्य में पहले कभी नहीं हुआ वो 2022 के बाद होने लगा। एक ऐसा केंद्रित कैंपेन चला जिसके तहत एक रहस्यमयी संस्था पूरे राज्य में छोटे बड़े शहरों में जाकर नफरत भरी रैलियां करने लगी। मुंबई के पवई में भी एक ऐसी रैली निकाली गई थी। आशा एनजीओ की डॉक्टर पुनियानी ने इस रैली का अनुभव लिया। उन्हें हैरानी तब हुई जब उन्हीं के एनजीओ का एक लड़का उन्हें उस रैली में दिखा।
And I was really frightened when I was walking on the footpath and the whole Bajrang Dal procession was going, and very, very angry kind of Jai Shri Ram naras. I mean, I would say Rama was Maryada Purushottam, and his voice should, his name should have been taken with much more, you know, much more love and limitations. Maryada Purushottam. Rather than that, it is being taken so angrily as if they are out to do something very, very violent. I did not know what they are going to do. But when I was walking, I really kind of hid myself from the whole thing and somehow passed by that procession. And I could see young children again shouting very violently and this thing that Jai Shri Ram. It was like appearing that they are not there for Hanuman's puja or Hanuman's respect or bhakti. It was sounding they have some mission in their minds. आकाश को लगता है कि बजरंग दल की रैलियों में जाकर वो एक धार्मिक काम कर रहा है, लेकिन उसे शायद अंदाज़ा नहीं कि वो भी एक बड़े प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा है। आप गए हो कभी ऐसी रैलीज में? हाँ, मैं रैली में गया। तो क्या कौन सी लास्ट रैली में गए थे? अभी रिसेंटली जो रैली हुई थी रामनवमी की। क्या रैली थी वो? रामनवमी की रैली थी। अच्छा, मतलब क्या, मतलब बता सकते हो क्या कार्यक्रम था? हाँ, रामनवमी का था कार्यक्रम जिसमें राम सीता को बनाया गया था और उसको जो है पूरा हर जगह घुमाया गया था और उसमें डीजे एंड ऑल सब मतलब धूमधाम से मनाया गया था, क्योंकि उस दिन रामनवमी है और एक हिंदुओं का सबसे बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है रामनवमी को हमारे इसमें। लखनऊ में आज वो टाइगर भैया हैं, उनका है टाइगर करके एक है, वो शायद हैदराबाद में है। हैदराबाद में तो कितने सालों से रैली निकाली जा रही है। लव जिहाद के बारे में अगर हम बताएंगे तो क्या हमारी बहन बेटी क्या इनके जाल में फंसेगी क्या? अगर धर्मांतरण के लिए अभी 10 साल हो गया इसी पार्टी का गवर्नमेंट देश में है, इसी पार्टी का गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट में है। वो स्टेट में जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, या तो अपने देश का इलेक्शन होने जा रहा है, पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है, तो इस पार्टी को पूरा अंदाज़ा आया है कि हमने लोगों के मन या तो लोगों का विश्वास सत्ता से विकास करके, सत्ता से विचार देके, सत्ता से हमने विश्वास देके और भयमुक्त महाराष्ट्र देश बनाने से लोगों का विश्वास हमने जीता नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति पे फिर से सत्ता लाना है, तो सत्ता कौन से मार्ग से आ सकती है, कौन से वे से आ सकती है? तो कम्युनल राइट बनवा के दंगे फसाद यहाँ खड़े करके ही हमें सत्ता मिलेगी। तस्वीर आ रही है कोल्हापुर से, वहां हिंदू संगठनों ने विशाल प्रदर्शन किया है। आरोप यह है कि भीड़ में कुछ लोगों ने नारेबाजी करते हुए कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की कोशिश की और हालात को संभालने के लिए पुलिस को उपद्रवियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम जाएंगे कोल्हापुर और नासिक। यहाँ के लोगों से मिलकर जानेंगे कि कैसे इस नफरत की आग में और तेल डाला जा रहा है।